हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सीपीएम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। स्टेट पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, एंड एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर इन एग्ज़ाम में। और स्टेट में सब इंजीनियर एग्ज़ाम भी होती है, सब इंजीनियर लेवल की। उन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन्स हैज़ द शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम? कौन सी मशीन का साइकिल टाइम सबसे शॉर्ट होगा, कम होगा? ऑप्शन ए ड्रैग लाइन, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी क्लेम शेल एंड ऑप्शन डी डीपर शॉवल। ये चार मशीन दी गई है। तो साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। साइकिल टाइम का मतलब होता है द टोटल टाइम इन अ साइकिल इंक्लूड्स डिगिंग, स्विंगिंग टू द डंपिंग पोजीशन, डंपिंग एंड रिटर्निंग टू द डिगिंग पोजीशन। इसका मतलब होगा कि जो मशीन है वो पहले डिगिंग करेगी, ठीक है, जो भी साइट होगी वहाँ पर एक्सकेवेशन करेगा उस सॉइल का। उसके बाद उस लोकेशन से वो स्विंग होके उस मटेरियल को, जो मशीन होगी, वो दूसरे इस जगह पर डंप करेगी। डंप करने के बाद वो मशीन, जो बकेट होगा, वो बकेट वापस जाएगा उस लोकेशन पे जहाँ पर उसको एक्सकेवेशन करना है, जहाँ पर डिगिंग करना है, ठीक है, एंड रिटर्निंग टू द डिगिंग पोजीशन। तो वो एक साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब मशीन के द्वारा उस लोकेशन पर डिगिंग करना, डिगिंग करने से उस मटेरियल को दूसरी जगह पे ले जाना, वहाँ पर डंप करने के बाद वो मशीन वापस आएगी उस पोजीशन पे। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं साइकिल टाइम। तो सबसे कम टाइम लगता है डीपर शावल में। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डीपर शावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर? अगर डिगिंग करना है अंडर वाटर तो कौन सा एक्सकेवेटर सबसे अच्छा होगा, मोस्ट सुटेबल होगा? ऑप्शन तो वही दिए हुए हैं चारों ऑप्शन, ड्रैग लाइन, हो, क्लेम शेल एंड डीपर शॉवल। ड्रैग लाइन को समझते हैं। ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर इज हेवी इक्विपमेंट विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर लार्जर डेप्थ एक्सकेवेशन। एक हेवी इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ हम करते हैं लार्जर डेप्थ के एक्सकेवेशन के लिए। ड्रैग लाइन कैन बी रिमूव ओनली सॉफ्ट मटेरियल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ड्रैग लाइन कैसे मटेरियल को रिमूव करती है? ओनली सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट होना चाहिए। अ लार्ज बकेट इज अटैच्ड विथ ड्रैग लाइन बूम। बकेट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड चेन्स। ठीक, ये बकेट कनेक्ट होता है बूम से, ठीक है, और बूम से कनेक्ट होंगे यहाँ पर चेन एंड केबल्स, ठीक है, एंड रोप्स। ड्रैग लाइन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, फॉर एक्सकेवेशन अंडर वाटर, सेडिमेंट रिमूवल इन वाटर बॉडीज। इन काम के लिए, इन कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रैग लाइन का। फॉर अ गिवन साइज ऑफ ड्रैग लाइन बकेट, आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन। ये जो बकेट है, ठीक है, इसका साइज आपको दिया हुआ है, सेम साइज की बकेट है। तो किस सॉइल में आउटपुट ज़्यादा मिलेगा ड्रैग लाइन से? मतलब किस टाइप की सॉइल होगी जिसमें ड्रैग लाइन का यदि हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को वो वहाँ से एक्सकेवेट करके दूसरे लोकेशन पे उसको डंप कर सके। तो सबसे ज़्यादा आउटपुट होगा ड्रैग लाइन का मॉइस्ट लोम के लिए। सेकेंड होगा सैंड एंड ग्रेवल के लिए। थर्ड गुड कॉमन अर्थ। और सबसे कम आउटपुट होगा वेट स्टिकी क्ले। ठीक है, स्टिकी क्ले होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी आउटपुट जो होगी वो कम हो जाएगी ड्रैग लाइन की। क्वेश्चन 62, क्वेश्चन में आपको पूछा है डिगिंग अंडर वाटर, तो वो किससे करते हैं हम? ड्रैग लाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से दिखती है ड्रैग लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द पार्ट ऑफ अ डेयरी क्रेन इंक्लूड, कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट पार्ट है मस्ट, सेकेंड बूम, थर्ड बुल हेड, बुल व्हील एंड फोर्थ है जैक। कौन कौन से पार्ट होंगे हम देखते हैं डेयरी क्रेन। डेयरी क्रेन इज अ लिफ्टिंग डिवाइस यूजली कंपोज्ड ऑफ मस्ट, फ्रेम और टॉवर एंड लिफ्टिंग आर्म। तो डेयरी क्रेन में क्या होता है, एक मस्ट होता है, ये इसको टावर कहेंगे, ठीक है, और इसके अलावा लिफ्टिंग आर्म, ठीक है, लिफ्टिंग आर्म, ये कंप्लीट यहाँ पर लिफ्टिंग आर्म होगी। तो इसमें अगर आप कंपोनेंट देखेंगे या पार्ट्स देखोगे डेयरी क्रेन के, तो मस्ट, बूम, बुल व्हील, लोड हुक। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट होगा मस्ट, बूम भी होता है एंड बुल व्हील, जैक इसका पार्ट नहीं होगा। तो कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द आउटपुट ऑफ पावर शॉवल फॉर अ फिक्स्ड शॉवल साइज विल बी मैक्सिमम। आपको आउटपुट बताना है कि जो पावर शॉवल है उस केस में कौन सी सॉइल में उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसका जो साइज है वो क्या फिक्स्ड है। मॉइस्ट लोम, गुड कॉमन अर्थ, वेल ब्लास्टेड रॉक एंड वेट स्टिकी क्ले। पावर शॉवल are used primarily to excavate earth and load it into trucks or tractors, pulled wagons or onto conveyor belt। पावर शॉवल का यूज़ कहाँ पर होता है? अर्थ को एक्सकेवेट करने के लिए, और उसको फिर हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं, जो भी ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा या कोई कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पर उसको डंप कर देते हैं, उसको लोड कर देते हैं ट्रक को, ट्रैक्टर को। दे आर कैपेबल फॉर एक्सकेवेटिंग ऑल क्लासेस ऑफ अर्थ एक्सेप्ट सॉलिड रॉक। सिर्फ सॉलिड रॉक को वो एक्सकेवेट नहीं कर सकती है पावर शॉवल, जब तक कि उसको लूज़ नहीं किया जाए। इसका आप फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होती है पावर शॉवल एक्सकेवेटर, ये इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसकी इमेज है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बूम, डीपर स्टिक, हॉइस्ट लाइन, केब, डीपर, और ये यहाँ पर आप देखोगे तो क्राउलर माउंटिंग, ये जो चेन यहाँ पर लगी होती है, ठीक है, एक क्राउलर माउंटिंग होती है क्राउलर के ऊपर, या फिर अगर व्हील बने होंगे टायर तो उसको बोलेंगे व्हील्ड, ठीक है, व्हील्ड शॉवल कहलाएगा वो। ये भी एक क्वेश्चन आएगा। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट इस पावर शॉवल का सबसे ज़्यादा कब होगा? जब मॉइस्ट लोम होगी, क्योंकि उसको एक्सकेवेट करना आसान होता है। सेकंड पे गुड कॉमन अर्थ, थर्ड पे वेल ब्लास्टेड रॉक, अगर प्रॉपर उसको ब्लास्ट किया गया है और उस रॉक को लूज़ कर दिया है, ठीक है, तो उसको एक्सकेवेट करना आसान होगा। वेट स्टिकी क्ले, और लास्ट में होगा पुअरली ब्लास्टेड रॉक। अगर ब्लास्ट नहीं किया है या पुअर किया है तो फिर उसको एक्सकेवेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट, ये क्या होता है? इज़ द इकोनॉमिकल डेप्थ विच प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट आउटपुट। तो ऑप्टिमम डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी डेप्थ तक हम एक्सकेवेट करें जिससे कि आउटपुट भी हमें ज़्यादा मिले और वो डेप्थ इकोनॉमिकल हो। एंगल ऑफ स्विंग, ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है डिग्री में बिटवीन द पोजीशन ऑफ डीपर व्हेन इट इज़ एक्सकेवेटिंग एंड द पोजीशन व्हेन इट इज़ डिस्चार्जिंग द लोड। तो एंगल ऑफ स्विंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जब एक्सकेवेट किया जाता है उस टाइम, जैसे एक्सकेवेट कर रहे थे इस टाइम, और इसके बाद जब इसको जो ट्रक या ट्रैक्टर है उसमें जब उसको डंप किया जाता है या उसको लोड किया जाता है, तो वहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है वो कहलाएगा स्विंग। तो स्विंग एंगल जितना ज़्यादा होगा आउटपुट उतना ही कम होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बकेट को अगर एंगल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा उस ट्रक या ट्रैक्टर को लोड करने के बाद वापस
रिटर्न आने में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो साइकिल जो होगा वो साइकिल टाइम भी ज़्यादा होगा, तो आउटपुट हमें कम मिलेगा। द टोटल टाइम इन अ साइकिल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूड्स डिगिंग, स्विंगिंग टू द डंपिंग पोजिशन, डंपिंग एंड रिटर्निंग टू द डिगिंग पोजिशन। इफ द एंगल ऑफ स्विंग इज इंक्रीज्ड, द टाइम ऑफ साइकिल विल बी इंक्रीज्ड, करेक्ट, एंड द आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट विल बी डिक्रीज्ड। आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आउटपुट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ शॉवल। ये जो शॉवल है इसका अगर साइज बढ़ा देंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मटेरियल को हम एक्सकेवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, कौन सी सॉइल के लिए, मॉइस्ट लोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, फॉर अ गिवन साइज ऑफ बकेट, बकेट का साइज दिया हुआ है, द आइडियल आउटपुट ऑफ अ ड्रैग लाइन विल बी लिस्ट। सबसे कम आउटपुट कौन सी सॉइल के लिए होगा ड्रैग लाइन के केस में, तो ये हम पढ़ चुके हैं ड्रैग लाइन के बारे में। फॉर अ गिवन साइज ऑफ ड्रैग लाइन बकेट, आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन, सबसे ज़्यादा आउटपुट होगा मॉइस्ट लोम का और सबसे कम होगा वेट स्टिकी क्ले, क्योंकि जो वेट स्टिकी क्ले है ये उस बकेट में चिपक जाएगी, ठीक है, तो और उस बकेट का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा उससे। जितनी सॉइल उस बकेट में होगी उतनी ही सॉइल को वो डंप नहीं कर पाएगा, कुछ सॉइल उसमें चिपकी रहेगी, स्टिकी सॉइल है इसलिए। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट लिस्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ पावर शॉवल। ठीक है, पावर शॉवल है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पावर शॉवल आर यूज्ड प्राइमरली टू एक्सकेवेट अर्थ एंड लोड इनटू द ट्रक्स आर ट्रैक्टर्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दे आर केपेबल फॉर एक्सकेवेटिंग ऑल क्लासेस ऑफ अर्थ एक्सेप्ट सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक को छोड़ के सभी प्रकार की अर्थ को वो एक्सकेवेट कर सकती है पावर शॉवल, ठीक है। ये आउटपुट इसमें दिया हुआ है। ऑप्टिमम डेप्थ भी हम पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ स्विंग भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टोटल टाइम इन अ साइकिल इंक्लूड्स, ये डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं साइकिल टाइम की। और एंगल ऑफ स्विंग बढ़ेगा तो टाइम फॉर साइकिल विल बी इंक्रीज्ड एंड द आउटपुट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। साइज ऑफ शावल अगर ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा, ठीक है। ये जो बकेट है या शावल है इसका साइज बढ़ा देंगे तो ज़्यादा मटेरियल को हम एक्सकेवेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ स्विंग फॉर अ गिवन डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ आपको गिवन है, इतने डेप्थ तक आपको यदि कट करना है और जो एंगल ऑफ स्विंग वो कम है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने मटेरियल को एक्सकेवेट किया पावर शॉवल से, ठीक है, और जो उसको डंप करना है या ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करना है तो इसके बीच का जो एंगल है वो कम है, ठीक है। तो कम एंगल होगा तो जल्दी आप क्या करोगे, उसको एक्सकेवेट करके तुरंत उसको डंप कर सकते हो कम टाइम में, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। फॉर अ गिवन एंगल ऑफ स्विंग आउटपुट विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमम डेप्थ, करेक्ट। ऑप्टिमम डेप्थ क्या होता है कि आउटपुट मैक्सिमम होता है और वो डेप्थ भी क्या होती है, इकोनॉमिकल, तो ये भी करेक्ट होगा। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट लेस देन द ऑप्टिमम डेप्थ। अगर ऑप्टिमम डेप्थ से यदि हम डेप्थ जो कट है वो कम रखेंगे तो आउटपुट हमारी इंक्रीज़ नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। अगर आपने ऑप्टिमम डेप्थ से कम कट किया है या अधिक कट किया है, दोनों केस में जो आउटपुट होगी वो कम होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ शॉवल, करेक्ट होगा। अगर साइज हम बढ़ा देंगे शॉवल का तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67,
फॉर अ गिवन एसर्शन दिया हुआ है, फॉर अ गिवन डेप्थ ऑफ कट द आउटपुट ऑफ अ पावर शॉवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्विंग। एंगल ऑफ स्विंग यदि हम डिक्रीज करेंगे तो पावर शॉवल का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा। करेक्ट। रीज़न क्या दिया है, इफ़ द एंगल ऑफ स्विंग इज डिक्रीज्ड, यदि एंगल ऑफ स्विंग डिक्रीज होता है तो द साइकिल टाइम विल बी डिक्रीज। करेक्ट। एंगल ऑफ स्विंग डिक्रीज हुआ, साइकिल टाइम भी डिक्रीज होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एंगल मान लो पहले कितना था 90 डिग्री, ये क्वेश्चन आएगा अभी इसी वीडियो में। 90 डिग्री था तो आपको कितना टाइम लग रहा था एक साइकिल कंप्लीट करने में, 1 मिनट। ठीक है, यदि एंगल बढ़ा दिया है 120 डिग्री कर दिया है तो मान लो ये टाइम कितना हो गया, 1 मिनट से बढ़ के 2 मिनट लग रहे हैं आपको अब। तो जहाँ आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 मिनट लग रहा था, अब जब एंगल बढ़ जाएगा स्विंग का तो टाइम कितना लगा, 2 मिनट्स। तो इसमें क्या होगा कि जो काम 1 मिनट में हो रहा तो वो अब कितने टाइम में होगा, 2 मिनट में। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा एंगल बढ़ने से। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ द आउटपुट ऑफ अ ड्रैग लाइन फॉर 90 डिग्री एंगल, ये दोनों केस में सेम होगा। ठीक है, ड्रैग लाइन में या पावर शॉवल हो या किसी भी इक्विपमेंट में जो साइकिल टाइम होता है या स्विंग एंगल होगा वो सेम कॉन्सेप्ट होगा। इफ़ द आउटपुट ऑफ अ ड्रैग लाइन फॉर 90 डिग्री एंगल ऑफ स्विंग एट ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट इज एक्स। एक ड्रैग लाइन है, 90 डिग्री एंगल है स्विंग एंगल, ऑप्टिमम डेप्थ कितनी, एक्स। देन द आउटपुट फॉर 120 डिग्री एंगल ऑफ स्विंग एट 120% ऑफ ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट विल बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। आउटपुट कितना है ड्रैग लाइन का, एक्स, एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, डेप्थ है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम डेप्थ है। ठीक है, तो आउटपुट कितना है, एक्स। एंगल यदि इंक्रीज होगा, एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो डेप्थ है वो कितनी है, 120% ऑफ ऑप्टिमम डेप्थ, मतलब ऑप्टिमम डेप्थ से ये डेप्थ कितनी है 120%, मतलब 1.2 टाइम्स ऑप्टिमम डेप्थ। तो जो आउटपुट होगा और कम हो जाएगा, दोनों केस में कम होगा। एंगल बढ़ेगा तब भी आउटपुट कम होगी, और ऑप्टिमम डेप्थ से डेप्थ बढ़ेगी तब भी ड्रैग लाइन का आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, लेस देन एक्स। आउटपुट क्या हो जाएगी, लेस देन एक्स। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्विंग आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एंगल क्योंकि 90 से 120 किया तो जो आउटपुट एक्स था पहले वो क्या हो जाएगा, एक्स से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड केस में सिंस आउटपुट विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट, so it will be further reduced if depth of cut is more or less than optimum depth। दोनों केस में क्या होगा, आउटपुट कम होगी। क्वेश्चन नंबर 69 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ अ बुलडोजर इज। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, बुलडोजर को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये इसकी इमेज है बुलडोजर की। क्या काम होता है, बुलडोजर इज़ अ ट्रैक्टर यूनिट विथ अ ब्लेड अटैच्ड टू इट्स फ्रंट। ये फ्रंट में क्या होगी, ब्लेड अटैच्ड है। इसका काम क्या होता है, द ब्लेड इज़ यूज्ड टू पुश, शेयर, कट एंड रोल मटेरियल्स अहेड ऑफ द ट्रैक्टर। तो जो मटेरियल होगा उसको पुश करना, शेयर करना, कट करना और रोल करना, ये काम होता है बुलडोज़र का। आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट ऑफ अ बुलडोज़र is increased if drawbar HP of the tractor is increased for a given hauling distance। हॉलिंग डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है, ये जो मटेरियल है
इसको कहाँ तक हॉल करना, कहाँ तक खींचना है, ठीक है। ये तो हॉलिंग डिस्टेंस आपको गिवन है। उस केस में यदि इस ट्रैक्टर का हम क्या करते हैं, हॉर्स पावर, इसकी पावर को, इसकी ड्रॉबर पावर को यदि इंक्रीज़ कर देते हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। सेकेंड केस, आउटपुट ऑफ बुलडोज़र इज़ डिक्रीज्ड इफ़ द हॉलिंग डिस्टेंस इज़ इंक्रीज्ड। ये जो मटेरियल है इसको हॉल करना है, ठीक है, हॉलिंग करना है, खींचना है या पुश करना है, वो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं फॉर अ गिवन ड्रॉबार ऑफ HP, जो हार्स पावर जो दी हुई है, और अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दी तो हमें क्या कर होगा, इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। इस केस में आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़, ठीक है। दो केस हैं। पहले केस में यदि इस ट्रैक्टर की जो HP है, हॉर्स पावर है, वो यदि हम पावर बढ़ा देते हैं तो आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर पावर को सेम रखते हैं और जो हॉलिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। स्टेटमेंट फर्स्ट, आउटपुट ऑफ बुलडोजर इज, स्टेटमेंट फर्स्ट में इंक्रीज्ड इफ़ ड्रॉबार HP ऑफ द ट्रैक्टर इज इंक्रीज्ड फॉर अ गिवन हॉलिंग डिस्टेंस, करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। बुलडोजर की आउटपुट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। किस केस में, यदि हम हॉर्स पावर उस बुलडोजर की इंक्रीज़ कर दें। सेकेंड, डिक्रीज्ड इफ ड्रॉबार HP ऑफ ट्रैक्टर इज इंक्रीज्ड फॉर अ गिवन हॉलिंग डिस्टेंस, इनकरेक्ट होगा। यदि HP को डिक्रीज़ कर देंगे, उसकी पावर डिक्रीज़ कर देंगे तो आउटपुट कहाँ बढ़ जाएगा, आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड, इंक्रीज्ड इफ द हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फॉर अ गिवन ड्रॉबार HP ऑफ द ट्रैक्टर, आउटपुट बुलडोजर की इंक्रीज़ होगी। यदि हॉलिंग डिस्टेंस हम बढ़ा देते तो नहीं होगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर उसी ट्रैक्टर को मटेरियल को ज़्यादा डिस्टेंस तक होल्ड करना, ज़्यादा डिस्टेंस तक पुश करना है तो आउटपुट तो कम हो जाएगा। आउटपुट डिक्रीज्ड इफ द हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फॉर अ गिवन ड्रॉबार HP ऑफ द ट्रैक्टर, तो ये करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अ मशीन इज परचेस्ड फॉर ₹10 लाख एंड हैज़ अ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। एक मशीन को परचेज़ किया गया है 10 लाख में, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। द साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इज़ 1,50,000, ठीक है। साल्वेज वैल्यू क्या होगी 10 साल के बाद में, 1,50,000। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स यूजिंग जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द इवेल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज़। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या है, एक मशीन है, उसको 10 लाख में ख़रीदा है, उसकी लाइफ मशीन की 10 साल है। 10 साल के बाद उस मशीन की जो कीमत है वो कितनी हो जाती है, 1,50,000, जिसको बोला गया है साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। आपको 5 साल के बाद बताना है कि उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू। मेथड कौन सी यूज़ करना है, जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इसमें हम एज्यूम करते हैं द लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द सेम एवरी ईयर। प्रॉपर्टी हो या कोई मशीन हो, उसकी हम जो लॉस होता है उसमें, उसकी वैल्यू में जो लॉस होगा, ठीक है, जैसे 10 लाख में ख़रीदी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर साल उसकी जो वैल्यू में लॉस हो रहा है वो कांस्टेंट है। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इट इज़ इक्वल टू इट्स स्क्रैप और साल्वेज वैल्यू। फार्मूला हो जाएगा एनुअल डिप्रिसिएशन, हर साल उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, उसकी वैल्यू में कितनी कमी आएगी जितने में हमने उसको ख़रीदा है, माइनस उसकी साल्वेज वैल्यू कितनी है और लाइफ ऑफ मशीन। परचेस किया है 10 लाख में, लाइफ ऑफ मशीन है 10 ईयर, 10 साल के बाद उस मशीन की कीमत कितनी हो जाती है, 1,50,000। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो आपको 5 साल में बताना है कि 10 लाख में आपने ख़रीदी, उसके 5 साल बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो 10 साल में यदि हम देखते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 10 साल में, 10 लाख माइनस 1,50,000। तो 10 साल में उस मशीन की कीमत कितनी कम हो गई है, 8,50,000, ठीक है। 8,50,000 10 साल में कम हुई है। तो अगर हम पर ईयर देखते हैं
डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो हर साल उस मशीन की कीमत कितनी कम हो रही है? 85,000। अब आपको बताना है कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मशीन 10 लाख की है, हर साल उसकी कीमत 85,000 कम हो रही है, तो 5 साल में कितनी कम हो जाएगी उसकी वैल्यू? 4,25,000। मशीन थी 10 लाख की, 5 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 4,25,000। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? मतलब 5 साल बाद उस मशीन की कीमत हो जाएगी 5,75,000। ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, 10 लाख में से पहले जो मशीन की कीमत होगी उसमें से साल्वेज वैल्यू को माइनस करना है, फिर एक साल में निकालना है कि एक साल में साल्वेज वैल्यू, उसकी डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है उस मशीन का, उस मशीन की कीमत एक साल में कितनी कम हो रही है वो आप देख लोगे। जितने भी साल में आपको पूछा है उतने साल में आप निकाल लोगे कि 5 साल में उसकी डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है मशीन का, और उससे फिर हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमने सीपीएम में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।